हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन स्वरूप। मैं आज बायोलॉजी क्लास 12th का पहला चैप्टर बताने जा रहा हूँ और आइए इसे पढ़ें और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए देखते हैं बायोलॉजी कक्षा 12 जीव विज्ञान। तो इसकी इकाई नंबर 1। इकाई नंबर 1, इकाई का नाम है जनन। रिप्रोडक्शन। इकाई नंबर 1 जनन, रिप्रोडक्शन। इसके अंतर्गत हमारे 4 चैप्टर हैं। इसका पहला अध्याय है अध्याय नंबर 1 जीवों में जनन। जीवों में जनन। तो इसका पहला अध्याय है जीवों में जनन। तो पहली इकाई है हमारी जनन, रिप्रोडक्शन। जीव जनन कैसे करते हैं? जीव जनन, जीवों में जनन। जीव जनन क्यों करते हैं? क्यों आवश्यक है जनन हमारी प्रकृति में? और जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है? और जनन के क्या क्या लाभ हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं जीवों में जनन। तो इस पहले चैप्टर की पहली जो टॉपिक है वह है जीवन अवधि। जीवन अवधि। जीवन अवधि। लाइफ स्पैन। जीवन अवधि, लाइफ स्पैन। जीवन अवधि कहते किसे हैं? जीवन अवधि कहते किसे हैं? जीवों के जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को या प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या बोलते हैं? जीवन अवधि बोलते हैं। जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं, लाइफ स्पैन। अब देखिए, जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या बोलते हैं? जीवन अवधि बोलते हैं। अब जैसे जीव ने क्या किया? जीव ने मान लो आज जन्म लिया। कब जन्म लिया? आज। मान लो वो 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 या 100 वर्ष बाद उसकी प्राकृतिक मृत्यु हुई। कौन सी मृत्यु हुई? प्राकृतिक मृत्यु हुई। तो उसे क्या बोलते हैं? जीवन अवधि। बीच के समय को क्या बोलेंगे? जीवन अवधि। अब इसकी जीवन अवधि कितनी हुई? 10 वर्ष। इसकी जीवन अवधि कितनी हुई? 100 वर्ष। तो प्राकृतिक मृत्यु, ऐसी मृत्यु, कृत्रिम मृत्यु नहीं, या किसी के द्वारा मरा हुआ नहीं, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या बोलते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। जैसे मानव की नॉर्मल वैसे तो 100 साल बताई जाती है, लेकिन औसतन 80 साल के करीब है। तो मानव की जीवन अवधि इस पीरियड में कितनी है? 80 वर्ष मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 80 वर्ष। तो वह किसकी जीवन अवधि है? मनुष्य की है। किसकी है? मनुष्य की। अच्छा,
अब प्राकृतिक मृत्यु यानी कि प्राकृतिक मृत्यु होती क्या है? देखो, मानव कोई भी जीव है, जीव के कितने आरंभ होते हैं? दो। कितने आरंभ होते हैं? तीन। कितने आरंभ होते हैं? तीन। मान लो अभी जन्म लिया जीव ने। किसने जन्म लिया? जीव ने। तो वो पहले किस अवधि में आएगा? वह किस में आएगा? तो वह आएगा, मान लो बालापन। बालापन। कौन सा पन होगा उसमें? बालापन। फिर कौन सा होगा? यौवन आरंभ। यौवन आरंभ। फिर कौन सा होगा? वृद्धावस्था। कौन सी अवस्था? वृद्धावस्था। बाल अवस्था होगी पहली। कौन सी अवस्था होगी? बाल अवस्था। दूसरी यौवन अवस्था। तीसरी कौन सी होगी? वृद्धा अवस्था। तो इसमें प्राकृतिक मृत्यु कौन से बालापन में हो जाए तो वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं होगी, वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहलाई। यौवन आरंभ में मृत्यु हो जाए तो भी वो क्या नहीं कहलाई? प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहलाई। अगर वृद्धावस्था में मृत्यु हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी? प्राकृतिक मृत्यु कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्राकृतिक मृत्यु कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्राकृतिक मृत्यु कहलाएगी। जैसे हमारी एनसीईआरटी में दिए हैं, जीवन अवधि दी हैं, ये देखते हैं। कुत्ता 20 से 25 ईयर, गाय 20 ईयर, हाथी 60 से 70 ईयर, गुलाब 6 से 7 मंथ, केला का पौधा 25 ईयर, घोड़ा 60 से 70 ईयर, 60 से 70 ईयर, फ्रूटी धान 4 मंथ, $200, और तोता 140 ईयर, कौवा 15 ईयर, तो देखते हैं कुत्ता की कितनी ईयर, वो कितनी जीवन अवधि है? 20 से 25 ईयर, गाय की 20 ईयर, हाथी की 60 से 70, गुलाब की 6 से 7 मंथ, केला की 20 से 20 ईयर, केला के पौधे की कितनी? 20 ईयर, घोड़ा की 60 से 70, घोड़े की कितनी है? 60 से 70 ईयर, धान जो चावल होते हैं, चावल धान की कितनी? 4 मंथ, बरगद 200 ईयर, तोता 140। आइए और भी देखते हैं। 10 हमारी तितली 1 से 2 हफ्ते,
1 से 2 हफ्ते। मगरमच्छ हमारी 60 वर्ष। फलमक्खी 30 दिन। तितली की 1 से 2 हफ्ते, मगरमच्छ 60 वर्ष, फलमक्खी 30 दिन। अब एक डाउट आता है यहाँ पर, एक डाउट आता है, क्या जीवन अवधि किसी के आकार पर निर्भर करती है? किसी भी जीव के आकार पर निर्भर करती है? तो ये संभव नहीं है। जैसे तोता और हमारा कौवा का आकार थोड़ा सेम है। थोड़ा कैसा है? थोड़ा वजन में भी कैसे है? सेम होंगे, तोता और कौवा। पैरट, तोता, तो तोता थोड़े आकार में सेम है, फिर इसकी कितनी है? 140 वर्ष। और कौवे की कितनी है? सिर्फ 15 वर्ष। कितनी है? 15 वर्ष। तो जीवन अवधि जीव के आकार पर निर्भर नहीं करती। जीवन अवधि किस पर निर्भर नहीं करती? आकार पर निर्भर नहीं करती। जैसे बरगद का पेड़ है, किसका पेड़ है? बरगद का, 200 ईयर है। कितनी ईयर है? 200 ईयर। आम होते थोड़े बहुत सेम है, लेकिन उनकी जीवन अवधि और आम की जीवन अवधि और बरगद की जीवन अवधि में क्या है? बहुत सा अंतर है। तो जीवन अवधि किस पर निर्भर नहीं करती? आकार पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करती? आकार पर निर्भर नहीं करती। तो जीवन अवधि समझ में आ गई। जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। अब देखते हैं जनन किसे कहते हैं। जनन किसे कहते हैं? जनन, प्रजनन। जनन होता है, जनन मैंने फिर भी बताया जनन क्यों आवश्यक है। अगर मान लो जनन, जनन क्या होता है? जनन क्यों आवश्यक है? मान लो हमारा तोता है। क्या है? तोता है। इसकी जीवन अवधि कितनी है? 140 ईयर। कितनी है? 140 ईयर। तो तोता हमारा 140 वर्ष बाद क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। तो तोते की जो वंश था वो तो 140 वर्ष पहले इस आधार पर क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। फिर भी आज तोते किस कारण है? तोते मानव, मान लो मानव की जीवन अवधि 100 वर्ष है। कितनी है? 100 वर्ष। तो मानव 100 वर्ष बाद क्या हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए। फिर भी मानव खत्म नहीं हो रहा है। हाथी की 60-70 है, कुत्ते की 20 से 25 ईयर है। कितनी है? 20 से 25 ईयर है। तो क्या है? कुत्तों को 20 से 25 ईयर बाद खत्म हो जाना चाहिए, फिर भी कुत्ते आज भी जीवित हैं। क्या कारण है? कारण क्या है? जनन। उनमें कौन सी क्षमता है? जनन की। किसके कारण वो आज जीवित है? जनन के कारण। तो जनन कहते किसे? जनन क्यों आवश्यक है? अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या है? जनन आवश्यक है। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जनन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? जनन आवश्यक है। अब जनन कहते किसे हैं? अपने समान संतान उत्पन्न करना। अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जैसे हाथी का बच्चा हाथी जैसा ही होता है, सेम। तो वह क्या कहलाए? किसके कारण होता है? जनन के कारण।
किसके कारण होता है? जनन के कारण। मानव जैसे मैं भी अपने मानव पापा के समान हूं, तो क्या होता है? जनन किसके कारण होता है? जनन। अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? जनन। अपने समान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? जनन। जनन कहलाती है। अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती। अब जनन की कितनी विधि है? जनन की कितनी विधि है? तो जनन की निम्नलिखित कितनी विधि है? 2। कितनी विधि है जनन की? 2। विधि निम्नलिखित 2 है। कितनी है? 2। कितनी है? 2। नंबर 1। नंबर 1 विधि कौन सी है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। पहली विधि कौन सी है? अलैंगिक जनन। नंबर 2 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 2 लैंगिक विधि। लैंगिक अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कितनी विधियां हैं जनन की? निम्नलिखित कितनी है? 2 विधि हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक विधि और लैंगिक विधि। अलैंगिक विधि अब पढ़ेंगे कौन सी विधि? अलैंगिक विधि। अलैंगिक विधि किसे कहते हैं? आइए देखिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं? अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? एक जनन की आवश्यकता। माने नहीं, लैंगिक माने लिंग, जिसमें लिंगों की आवश्यकता नहीं, एक जनक की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक विधि में किसकी आवश्यकता होती है? एक जनक की। किसकी आवश्यकता होती है? एक जनक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एक जनक की आवश्यकता होती है। और इनके द्वारा जो बनी संतान को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन में जो संतान बनती है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। जिसमें एक जनक की क्या होती है बेटा? आवश्यकता होती है। अलैंगिक वह जनन की प्रक्रिया है जिसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो कोई एक जनक है, ये एक जनक है, इसका ये डीएनए है। क्या है? डीएनए। अब ये क्या होगा बेटा? अलग होगा। क्या होगा? अलग। इससे ये जनन करेगा तो कितने भागों में विभाजित हो जाएगा? 2 भागों में। कितने भागों में विभाजित हो जाएगा? 2 भागों में।
मान लो ये है, ये कितने भागों में विभाजित, कितनी हो गया, 2 भागों में विभाजित। अब एक ये क्या है, ये हमारा जनक है, क्या है, जनक। जब ये जनन करेगा तो ये यहाँ से 2 भागों में विभाजित होकर कितनी संतान उत्पन्न करेगा, 2 या 2 से अधिक। तो एक जो नई संतान उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं। अलैंगिक विधि द्वारा जो नई संतान उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। इंपोर्टेंट है, क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न नई संतान को क्या कहते हैं, हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन। क्या बोलते हैं, क्लोन। अब और अलैंगिक विधि में जो नई संतान होती है वो सेम हूबहू अपने जनक जैसी होती है। किस जैसी होती है बेटा, जनक जैसी होती है। अलैंगिक विधि में जो नई संतानें हैं वो किस जैसी होती है, जनक जैसी। हूबहू कैसी होती है, जनक जैसी, सेम जनक जैसी होती है। किस जैसी होती है बेटा, जनक जैसी। कारण क्या है, कारण आइए समझते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, एक तो जनक है, इसमें नर मादा नहीं है, एक जनक है और एक ही क्या है बेटा, अनुवांशिक लक्षण। डीएनए अनुवांशिक है, अनुवांशिक प्रोडक्ट है क्या, डीएनए। क्या है बेटा, डीएनए, डीएनए। अब डीएनए विभाजित होगा, यही डीएनए कहां पर पहुंच गया बेटा, इसमें। यही डीएनए कहां पर पहुंच गया, इसमें। आइए देखते हैं अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां कितनी है। अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन समझ में आ गया होगा। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जिसमें लिंग की आवश्यकता नहीं होती, जो एक जनक की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में जो नई संतान बनती है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। जो एक कोष की जीव होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, एक कोष की जीव होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक कोष की जीव कैसे होते हैं बेटा, उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती हमेशा। अलैंगिक जनन एक कोष की जीव जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, अमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमर बोलते हैं, क्योंकि उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। क्या नहीं होती, कारण क्या है, कारण क्या है, जैसे अमीबा है। क्या है बेटा, अमीबा। अमीबा, अमीबा किसमें होगा बेटा, पानी में होगा, जिसकी कोई शेप नहीं होती, पानी में होता है। किसमें होता है, तालाब वगैरह में देख लेना। तो अमीबा है। अमीबा क्या होता है बेटा, डिवाइड होकर के नई संतान बनाता है। क्या बनाता है बेटा, डिवाइड होकर के नई संतान बनाता है, एक से अधिक संतान बना लेता है। एक ही डीएनए होता है। अलैंगिक जनन में किसकी, एक डीएनए होता है जो क्या करता है, वो अपने ही ऐसी संतान बनाता है। कारण क्या होता है, एक ही डीएनए होता है। क्या होता है बेटे, एक ही डीएनए होता है। इनकी प्राकृतिक मृत्यु क्यों नहीं होती, कारण क्या है, ये क्यों अमर है। जैसे ये है, तो जब किसी तालाब का पानी क्या होगा बेटा, कभी सूखने लगेगा। क्या होने लगेगा, सूखने लगेगा। तो जो अमीबा है, अमीबा फिर वो भी सूखने लगेगा। तो ये क्या करता है, अपने ही अंदर बहुत सारे, गर्मी के कारण क्या करता है बेटा, बहुत सारे डिवाइडेड कर देता है। क्या कर देता है, बहुत सारी अपनी संतान उत्पन्न बना लेता है। क्या बना लेता है, बहुत सारी संतान बना लेता है। बहुत सारी डिवाइड करता रहता है, अंदर ही अंदर डिवाइड करता रहेगा डीएनए, अंदर ही अंदर। फिर क्या करेगा बेटा, ये जैसे ही बेटा इसकी मृत्यु होने लगेगी, कृत्रिम मृत्यु यानी पानी सूखने के कारण हो रही है बेटा, पानी के किनारे होगा, जैसे ही मृत्यु होगी वैसे ये क्या करेगा, फट जाएगा। क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अब इसके अंदर बहुत सारी जो भी संतानें हैं वो फैल जाएंगी। क्या हो जाएंगी, छोटी छोटे फैल जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा, छोटी छोटी फैल जाएंगी। तो फैलने के कारण इनमें से जब हजारों की संख्या में क्या होंगी बेटा, संतानें निकलेंगी, तो हर तो
एकाध तो जिंदा बचेगी कि हर किसी की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। जो भी कितनी भी 4 6 जो जितनी भी बचती हैं वो क्या करती है बेटा, नई संतान बना लेती है। इस वजह से इनकी क्या नहीं होती बेटा, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। अलैंगिक जनन में जो संतान होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में एक कोष की जीव होते हैं, उनकी कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। कभी भी पूछ ले अमर किसे कहते हैं, अमर कहलाते हैं हमारे एक अलैंगिक जनन द्वारा जितनी भी हमारी संतान है वो क्या कहलाती है, हमारे अमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अमर कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं अलैंगिक जनन की कितनी विधियां हैं। तो अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर 1 हमारी द्विविभाजन जिसे बाइनरी फिजन बोलते हैं। नंबर 2 बीजाणु जनन। नंबर 3 मुकुलन जिसे बडिंग बोलते हैं। नंबर 4 कलिका। नंबर 5 खंडी भवन। नंबर 6 पुनरुत्थ भवन। अब आइए पढ़ते हैं द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। द्विविभाजन द्विविभाजन, द्विविभाजन को क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। द्विविभाजन होता क्या है, द्विविभाजन किसमें होता है, यह इसमें प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं। क्या होते हैं बेटा, प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं जिसमें जीव 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में विभाजित हो जाता है बच्चों, 2 भागों में। कितने भागों में विभाजित हो जाता है, 2 भागों में। कितने भागों में विभाजित हो जाता है बच्चों, 2 भागों में। कितने भागों में विभाजित हो जाता है बच्चों, 2 भागों में। कितने भागों में विभाजित हो जाता है, 2 भागों में। जैसे इसका उदाहरण, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण पूछता है, एग्जाम्पल अमीबा, युगलीना, युगलीना आदि। अमीबा, युगलीना आदि इसके निम्नलिखित उदाहरण है, अमीबा, युगलीना आदि। तो द्विविभाजन में क्या होता है, एक जनक 2 भागों में विभाजित होकर नई संतान की उत्पत्ति या नई संतान का क्या करता है बेटा, विकास करता है। उसे हम क्या कहते हैं, द्विविभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, द्विविभाजन कहते हैं। कितने भागों में विभाजित होता है बेटा, इसमें जनक 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई संतानों का क्या करता है, विकास करता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं बच्चों, बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। मान लो ये अमीबा है, अमीबा है। क्या है, अमीबा। अब ये क्या होगा बेटा, एक जनक है, ये क्या है बेटा, जनक। क्या है, जनक। तो ये आगे चलकर क्या होगा बेटा, 2 भागों में विभाजित होगा। कितने भागों में होगा बेटा, 2 भागों में। जैसे ये इसका सेल वाल है, सेल वाल। कितने भागों में विभाजित हुआ बेटा, 2 भागों में। कितने भागों में विभाजित हुआ, 2 भागों में। कितने भागों में विभाजित हो रहा है, 2 भागों में। आगे चलकर ये क्या हो जाएगा बेटा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा।
एक ये और एक ये बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, द्विविभाजन कहलाया। क्या हुआ, एक जनक कितने भागों में विभाजित हो गया बच्चों, दो भागों में। कितने भागों में विभाजित हो गया, दो भागों में। उसे हम क्या कहते हैं, द्विविभाजन, बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे बच्चों, क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब एक जनन दो भागों में विभाजित होकर नई संतान या नए क्लोन बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, द्विविभाजन कहते हैं। ये किसमें, इसका द्विविभाजन का हमारा एग्जाम्पल कौन कौन सा है, युगलीना और अमीबा। युगलीना और अमीबा। अब देखते हैं आगे। नंबर 2, तो देखते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, स्पोरोलेशन। स्पोरोलेशन, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन के सबसे मेन क्या है, इनके उदाहरण है। ये बीजाणु जनन होता किस किस में, तो बीजाणु जनन का उदाहरण है यूलोथ्रिक्स और सीलियम, पेनिसिलियम। यूलोथ्रिक्स और पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, यूलोथ्रिक्स और पेनिसिलियम। तो इनमें क्या है, इनमें क्या है, जीव के जो बीजाणु होते हैं, क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं, और वे परिपक्व होकर उस जीव से अलग होते हैं। अलग होकर, अलग कहीं दूर चले जाते हैं या वहीं पर गिर जाते हैं। अलग होकर वह नई संतान की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, या नई संतान का क्या करते हैं, विकास करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। इनके उदाहरण है यूलोथ्रिक्स और पेनिसिलियम। यूलोथ्रिक्स और पेनिसिलियम, इसके उदाहरण ही मैंने यूलोथ्रिक्स जो शैवाल है वो, और ये पेनिसिलियम। यूलोथ्रिक्स और पेनिसिलियम, यूलोथ्रिक्स और पेनिसिलियम। चित्र में देखते हैं। ये इसकी क्या है, परिपक्व बीजाणु है। क्या है, परिपक्व बीजाणु। जब ये परिपक्व हो जाएंगे तो परिपक्व होने के बाद क्या हो जाएंगे ये बेटा, अलग हो जाएंगे, और अलग होकर क्या करेंगे बेटा, नई संतति की क्या करेंगे बेटा, उत्पत्ति करेंगे। क्या करेंगे बेटा, नई संतान की उत्पत्ति करेंगे। क्या करेंगे बेटा, नई संतान की उत्पत्ति करेंगे। जब ये अलग हो जाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, नई संतान की उत्पत्ति करेंगे। क्या करेंगे बेटा, नई संतान की उत्पत्ति करेंगे। तो ये क्या किसका उदाहरण है बेटा, पेनिसिलियम। किसका, पेनिसिलियम।
सीलियम। ठीक है बेटा। अलैंगिक जनन की दूसरी विधि कौन सी है बेटा? बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। क्या है बेटा? स्पोरुलेशन। जिसके दो उदाहरण है, यूलियोथ्रिक्स और पेनिसिलियम। इनके उदाहरण याद रखें, यूलियोथ्रिक्स और पेनिसिलियम, यूलियोथ्रिक्स और पेनिसिलियम। अब देखते हैं मुकुलन। क्या? बडिंग, मुकुलन। बडिंग, मुकुलन। मुकुलन अलैंगिक विधि, जो अलैंगिक जनन है उसकी तीसरी विधि है मुकुलन। मुकुलन क्या है? मुकुलन जो प्रक्रिया किसमें होती है? यह प्रक्रिया में जो जनक होता है उसके शरीर से एक मुकुल निकलता है। क्या निकलता है बेटा? मुकुल, जिसे क्या बोलते हैं? बड। क्या बोलते हैं बेटा? बड निकलता है। उससे नई संतान की क्या होती है बेटा? उत्पत्ति होती है। या नई संतान का क्या होता है बेटा? वह मुकुल अलग होकर नई संतान या नई संतति का क्या करता है बेटा? विकास करता है। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बडिंग। जो यह प्रक्रिया जो होती है वह कुछ ईस्ट और कुछ जीवों में होती है। किसमें होती है बेटा? कुछ ईस्ट और कुछ जीवों में होती है। तो अलैंगिक विधि की जो मुकुलन जो है, बडिंग जो प्रक्रिया है, इसमें होता क्या है? जनक के शरीर से क्या निकलता है? बड निकलता है। क्या निकलता है बेटा? बड। बड जिसे क्या बोलते हैं बेटा? मुकुल। क्या निकलता है? मुकुल निकलता है। और मुकुल परिपक्व होने के बाद वह शरीर से अलग होता है। अलग होकर वह क्या करता है बेटा? नई संतति के रूप में क्या होता है बेटा? विकसित होता है। उसे हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन। जैसे ईस्ट। क्या? ईस्ट। देखिए, मान लो जी ईस्ट है, ईस्ट है। अब ये क्या होगा बेटा? इससे बड निकलेगा। क्या निकलेगा? बड। ये क्या है बेटा? बड। क्या है? मुकुल। क्या निकला बेटा? बड। बड क्या होगा? कुछ समय पश्चात क्या होगा बेटा? अलग होगा। क्या होगा बेटा? अलग होगा। क्या होगा बेटा? अलग होगा। क्या होगा? अलग होगा। ये पेरेंट्स, ये जनक है, जनक ईस्ट है। क्या है? ईस्ट। जनक ईस्ट है, पेरेंट्स ईस्ट है, मोमेंटम ईस्ट क्या है बेटा? फिर ये इसका क्या है? डीएनए है। ये क्या होगा बेटा? क्या होगा बेटा? इससे मुकुल निकलेगा। क्या निकला? ये बड निकला। और बड कुछ समय पश्चात क्या होगा बेटा? अलग होकर क्या करेगा बेटा? नई संतति के रूप में क्या ले लेगा बेटा? जनन। क्या ले लेगा? क्या ले लेगा बेटा? नई संतति के रूप में। नई संतति के रूप में क्या होगा बेटा? विकसित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? विकसित हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? मुकुलन। क्या बोलते हैं? मुकुलन। किसी जीव जनक, किसकी सहायता? जीव जनक के शरीर से क्या निकलता है? बड, जिसे क्या बोलते हैं? मुकुल। क्या बोलते हैं? मुकुल। क्या निकलता है? मुकुल निकलता है। और वह मुकुल अलग होकर, परिपक्व होकर एक नई संतान के रूप में क्या होता है बेटा? विकसित होता है। उसे हम, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मुकुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुकुलन। इसका मेन उदाहरण क्या है बेटा? ईस्ट और हाइड्रा। क्या है बेटा? ईस्ट और हाइड्रा। क्या है इसका उदाहरण? ईस्ट और हाइड्रा। एग्जांपल, ईस्ट, हाइड्रा। क्या है बेटा? इसका एग्जांपल क्या है? मुकुल का एग्जांपल क्या है? ईस्ट और
हाइड्रा। यह प्रक्रिया किसमें होती है बेटा? ईस्ट और किसमें होती है? हाइड्रा में। जिससे क्या निकलते हैं? बड निकलते हैं। क्या निकलते हैं बच्चों? बड, मुकुल निकलते हैं। क्या निकलते हैं? मुकुल निकलते हैं, जो अलग होकर क्या होते हैं बेटा? उनके जीव शरीर से अलग होकर क्या करते हैं बेटा? नई संतान को जन्म देते हैं और विकसित होकर क्या करते हैं? परिपक्व होकर एक नई ईस्ट और हाइड्रा के रूप में बदल जाते हैं। अब अगली प्रक्रिया इसकी कलिका। नंबर 4, कलिका, गैम्यूल। क्या? गैम्यूल। कलिका होती किसे है? कलिका में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो विधि है कलिका। क्या है? गैम्यूल। क्या है? गैम्यूल। कभी कभी पौधे की जो पत्ती व तने के अग्र भाग पर, किस पर बेटा? कभी कभी पौधे के पत्ती व तने के अग्र भाग पर बहुकोश की हरे रंग के जो संरचना आ जाती है। क्या आ जाती है? बहुकोश की हरे रंग की क्या आ जाती है बच्चों? जो संरचना आ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? कलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो हमारे जो पौधे होते हैं, पौधे की पत्ती व तने पर एक हरे रंग की क्या आ जाती है बेटा? कलिकाएं आ जाती हैं। क्या आ जाती है? कलिकाएं आ जाती हैं। और वे कलिकाएं क्या होकर अलग होकर क्या होती है? अंकुरित हो जाती है। क्या होती है बेटा? अंकुरित हो जाती है। और अंकुरित होकर एक नए पौधे का पौधे को क्या करती है बेटा? विकास करती है। पौधे का क्या करती है बेटा? विकास करती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गैम्यूल, कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कलिका। इसका उदाहरण है एग्जाम्पल है फ्लूनेरिया। फ्लूनेरिया क्या है बेटा? फ्लूनेरिया। क्या है बेटा? फ्लूनेरिया। फ्लूनेरिया पौधे के तने व पत्ती पर क्या आ जाती है? हरे रंग की क्या आ जाती है? संरचना आ जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कलिका कहते हैं। देखिए एनसीईआरटी पढ़े, उसमें दिया हुआ है। एनसीईआरटी घर पर जरूर रीड करें। जो फ्लूनेरिया है, देख लें, जो हरे रंग की आ जाती है ऐसी क्रॉस टाइप में। किस टाइप में? क्रॉस टाइप में हरे रंग की। ये क्या होती है? कलिकाएं होती हैं। क्या होती है बच्चों? कलिकाएं, जो परिपक्व होकर क्या होती हैं? अलग हो जाती हैं। और अलग होकर क्या होती है बेटा? नई संतान की क्या करती हैं? उत्पत्ति करती हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? कलिका, गैम्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गैम्यूल कहते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उस एनसीईआरटी को पढ़ें और देखें। अब देखते हैं अगली विधि, फ्लूनेरिया। इसका उदाहरण क्या होता है बेटा? फ्लूनेरिया, जो हरे रंग की पत्ती व पौधे के तने पर क्या आती है बेटा? जो कलिकाएं आ जाती है, वो परिपक्व होकर अलग होकर क्या होती है बेटा? नई संतान के रूप में क्या हो जाती है बेटा? विकसित हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? कलिका, गैम्यूल बोलते हैं। फिर जिसका उदाहरण क्या है बेटा? फ्लूनेरिया। क्या है बेटा? फ्लूनेरिया। अगली विधि है खंडी भवन। खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, खंडी भवन। पांचवी इसमें होता है, खंडी भवन में होता क्या है? जो जनक होता है वह खंडों में टूटकर, किसमें टूटकर बच्चों? खंडों में टूटकर, और नई संतान को क्या करता है बेटा? नई संतान का क्या करता है बेटा? विकास करता है। उसे हम क्या कहते हैं? खंडी भवन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंडी भवन कहते हैं। जो इसका उदाहरण है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा, यूलेथ्रिक्स तथा कुछ अति कशेरुकी जंतु होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है बेटा?
खंडी भवन पाया जाता है। क्या किसकी प्रक्रिया पाई जाती है? खंडी भवन की क्षमता पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? स्पायरो गायरा में। किसमें पाई जाती है बच्चों? याद रखें, स्पायरो गायरा में खंडी भवन की क्षमता पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? खंडी भवन की क्षमता किसमें? स्पायरो गायरा। स्पायरो गायरा, क्या? स्पायरो गायरा। इसमें होता क्या है बच्चों? जनक, इस विधि में जो जनक होता है, जनक के शरीर से खंड या दो से अधिक टुकड़ों में टूटकर प्रत्येक टुकड़ा नई संतान को क्या करता है बेटा? जन्म देता है। नई संतान को क्या देता है बेटा? जन्म देता है। उसे हम क्या कहते हैं? खंडी भवन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? खंडी भवन कहते हैं। इसमें इस विधि में क्या होता है? जनक के शरीर से खंड या कई टुकड़ों में टूटकर और प्रत्येक टुकड़ा नई संतान को क्या देता है बेटा? जन्म देता है। उसे हम क्या कहते हैं? खंडी भवन कहते हैं। स्पायरो गायरा इसका क्या है बेटा? उदाहरण देखिए, एनसीईआरटी में चित्र दिए हैं। इसके जो खंड है, कितने खंड है बेटा? इसके खंड है कितने? 3। कितने खंड? 3। ये खंड क्या होंगे बच्चों? अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इन खंडों को क्या करें? इन टुकड़ों में क्या कर लें? अलग कर लें। कितनी जगह बेटा? 3 जगह। कितनी जगह कर लें बेटा? 3 जगह कर लें इन खंडों को। फिर इनको क्या करेंगे बेटा? ये खंड क्या करेंगे? नई संतान को क्या करेंगे बेटा? जन्म देंगे। क्या देंगे बेटा? नई संतान को क्या देंगे? जन्म देंगे। अलग होकर क्या देंगे बेटा? नई संतान को क्या देंगे? जन्म देंगे। इस विधि को ही हम क्या कहते हैं? खंडी भवन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? खंडी भवन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? खंडी भवन। अलग होकर के क्या देंगे बेटा? ये नई संतान को क्या देंगे बेटा? जन्म देंगे। और परिपक्व होकर अलग क्या बनाएंगे बेटा? एक नया स्पायरो गायरा बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? एक नया स्पायरो गायरा बनाएंगे। उसे हम क्या कहते हैं? खंडी भवन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? स्पायरो गायरा। इसका उदाहरण क्या है बेटा? स्पायरो गायरा। क्या है बेटा? स्पायरो गायरा। क्या है? स्पायरो गायरा। अब अगली विधि देखते हैं, पुनरुद्ध भवन। क्या? पुनरुद्ध भवन। इसका उदाहरण क्या है? स्पायरो गायरा। जनक के जो शरीर होता है उसमें क्या होते हैं बेटा? खंडों में टूटकर। किसमें टूटकर बेटा? खंडों में टूटकर और नई संतान को क्या देता है बेटा? जन्म देता है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? खंडी भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। आइए अगली विधि, पुनरुद्ध भवन। नंबर अगला 6वीं विधि, पुनरुद्ध भवन। रीजनरेशन। क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। इसमें पुनरुद्ध भवन में होता क्या है? इस विधि में अलैंगिक विधि की जो अगली विधि है नंबर 6, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन में क्या होता है? जीव के या जनक के, किसके? जनक के कितने भी भागों में काट दिया जाए, कितने भी
भागों में क्या कर दिया है, टुकड़े कर दिए यहाँ, और वह उस जीव के प्रत्येक टुकड़े से एक नई संतान की क्या हो जाए बेटा, उत्पत्ति हो जाए। क्या हो जाए बेटा, या उस टुकड़े से जीव शरीर का क्या हो जाए, विकास हो जाए। उसे क्या बोलते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पुनरुद्भवन कहते हैं। ये सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, प्लेनेरिया में और स्पंज और अमीबा में। किसमें पाया जाता है, प्लेनेरिया, स्पंज, अमीबा और हाइड्रा में। किसमें पाया जाता है, प्लेनेरिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में, किसमें, प्लेनेरिया में। क्या रीजनरेशन किसे कहते हैं, जीव शरीर के भागों में, जीव शरीर के टुकड़ों में अलग कर दिया जाए और प्रत्येक टुकड़े से क्या कर दिया जाए बेटा, नई संतान की क्या करे, उत्पत्ति करे। उसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल, प्लेनेरिया, स्पंज, स्पंज, हाइड्रा, अमीबा। सबसे ज्यादा जो पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, प्लेनेरिया में। किसमें पाई जाती है, प्लेनेरिया में। ये क्या होता है, इसके कितने भी टुकड़े कर दिए हैं, प्रत्येक टुकड़े से क्या होगा, नई संतान का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए, प्लेनेरिया इसके क्या कर दिए हैं, 3 टुकड़े कर देते हैं। कितने टुकड़े कर दें, 3 टुकड़े। अब तीनों टुकड़े क्या होंगे बेटा, अलग होकर, क्या होकर, अलग होकर। जो 3 टुकड़े हैं वो अलग होकर क्या करेंगे, एक नई संतान का क्या करेंगे बेटा, विकास करेंगे। क्या करेंगे, विकास करेंगे। और क्या बना लेंगे, 3 प्लेनेरिया बना लेंगे। कितने बना लेंगे, 3 प्लेनेरिया बना लेंगे। कितने बन जाएंगे, 3। कितने बन जाएंगे, 3। तो प्लेनेरिया में सबसे ज्यादा क्षमता किसकी होती है बेटा, रीजनरेशन की। किसकी होती है बेटा, रीजनरेशन की। किसमें होती है बेटा, प्लेनेरिया में। जैसे कि तुमने देखी होगी, हमारी जो छिपकली होती है वो पुनरुद्भवन की क्षमता रखती है सिर्फ किसमें, पूंछ में। किसमें रखती है, पूंछ में। छिपकली की कभी भी क्या कट जाएगी, पूंछ कट जाएगी, तो देखना फिर से वो क्या कर लेती है बेटा, रीजनरेशन फिर से दोबारा बना लेती है। क्या कर लेती है बेटा, फिर से दोबारा उसकी उगाती है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रीजनरेशन कहते हैं या पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। तो आज मैंने अलैंगिक जनन की सारी विधि बताई। कल मैं बताऊंगा पौधों में कायिक जनन। जो अगली वीडियो होगी उसमें क्या बताऊंगा, पौधों में कायिक जनन। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी साथ के स्टूडेंट हैं वो सभी देखें और इस कोविड जैसी महामारी में घर पर रहकर पढ़ें। तो आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ।